हेलो एवरीवन, वेलकम टू केनी स्टडीज। आज है 15 जून और आज की डेट में हम 2 दिनों के करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को कवर करेंगे। आज के सेशन में हम जिन टॉपिक्स को कवर करेंगे वो टॉपिक्स हैं इंडियाज एथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम, इसके बारे में देखेंगे। देन हम देखेंगे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के बारे में, क्योंकि हाल ही में इनकी नई नियुक्ति हुई है, इसलिए ये काफी न्यूज में रहे हैं। इसके बाद हम देखेंगे इंडिया म्यांमार थाईलैंड जो ट्राइलेटरल हाईवे है, इसके बारे में। सिप्री ईयरबुक 2026 हाल ही में रिलीज हुई है, उसके बारे में देखेंगे। वर्ल्ड योगासन चैंपियनशिप्स 2026 हाल ही में संपन्न हुआ है, तो हम इसके बारे में देखेंगे कि भारत का प्रदर्शन इसमें कैसा रहा और टॉप 3 कंट्रीज कौन सी रही हैं, साथ ही इसका आयोजन कहां पर किया गया है। इसके बाद हम देखेंगे नेशनल SC/ST हब स्कीम के बारे में। सैपलिंग डायलॉग 2026 के बारे में देखेंगे, जिसका हाल ही में भारत में आयोजन किया गया है। इसके बाद हम देखेंगे हाल ही में न्यूज में रहा प्रोजेक्ट गंगा के बारे में। और लास्ट में हम देखेंगे सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के बारे में। तो शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर सेशन। ये रहा आज का फर्स्ट क्वेश्चन। With reference to India's ethanol blending program and its strategic targets, consider the following statements. यहाँ पर भारत के एथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम और उसके रणनीतिक लक्ष्य जो हैं, उनसे संबंधित यहाँ पर कुछ कथन दिए गए हैं जिन पर आपको विचार करना है। फर्स्ट स्टेटमेंट है, India achieved its nationwide mandate of E20 blending ahead of its original timeline, hitting the target in 2026. और सेकेंड स्टेटमेंट है, द स्ट्रेटेजिक इंट्रोडक्शन ऑफ हाई ब्लेंड ऑप्शंस लाइक E85 aims to escalate the aggregate nationwide ethanol blending level to over 50% by the end of 2030 and 31 fiscal year. और थर्ड स्टेटमेंट है, टू डिस्करेज कंज्यूमर डिपेंडेंसी ऑन बायोफ्यूल्स एंड ऑफसेट इनिशियल रिफाइनिंग ओवरहेड्स, E85 fuel is priced significantly higher than standard commercial petrol. और यहां पर आपसे करेक्ट स्टेटमेंट्स पूछी जा रही है। आपको बताना है भारत का जो एथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम है या उससे संबंधित जो उसके स्ट्रेटेजिक टारगेट्स हैं, उनसे रिलेटेड यहाँ पर कौन से ऐसे स्टेटमेंट्स हैं जो कि करेक्ट हैं। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। यहाँ पर केवल आपका फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, जबकि सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, क्योंकि इंडिया का जो एग्रीगेट नेशनल ब्लेंडिंग लेवल है एथेनॉल का, वो है 20% टिल 2030 एंड 31, ना कि 50%। और साथ ही जो E85 है उसका प्राइस होगा अप्रोक्सीमेटली 20 रुपीज पर लीटर, जो कि कन्वेंशनल जो रिटेल पेट्रोल का प्राइस है उससे काफी कम होगा। आप यहां डिटेल में देख सकते हैं। India's ethanol blending program moved from 1.53% in 2014 to achieving the E20 standard nationwide in 2026, advancing its macro schedule by 5 years. The target for 2030 and 31 is to raise the aggregate national blending level to nearly 26%, not 50%. And E85 is priced approximately 20 rupees per liter lower than conventional retail petrol to actively incentivize market adoption. अभी हाल ही में यूनियन मिनिस्टर फॉर रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज ने एडवोकेट किया है to move towards 100% ethanol blending in the near future to achieve energy self-reliance and insulate the country from global oil supply shocks. यहाँ पर अगर हम इथेनॉल की बात करें, जिसे इथाइल अल्कोहल के नाम से भी जानते हैं, तो ये एक बायोफ्यूल है
naturally produced by the fermentation of sugars by yeast or via petrochemical process. So in India, it is primarily derived from sugarcane molasses, but increasingly from maize, surplus rice and damaged food grains. और ये जो एथेनॉल है इनको कई जनरेशन में क्लासिफाई किया जाता है, जैसे कि फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन एंड फोर्थ जनरेशन बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ फीड स्टॉक यूज्ड एंड द प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी. सो जो एथेनॉल ब्लेंडेड प्रोग्राम है, एथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल प्रोग्राम है, यानी कि EBP, it aimed at mixing ethanol with standard motor petrol. So operating under the ambit of the National Biofuel Policy 2018, the program is driven by the Ministry of Petrol and Natural Gas. So इसका primary goal है to reduce India's heavy reliance on imported crude oil, cut greenhouse gas emissions and boost farmers' income by creating a lucrative alternate market for agricultural produce. So यहाँ पर जो फर्स्ट जनरेशन का एथेनॉल होता है, अगर हम उसकी बात करें तो उसका फीड स्टॉक होता है एडिबल बायोमास, जैसे कि सुगरकेन, कॉर्न एंड व्हीट. सेकेंड जनरेशन में नॉन एडिबल बायोमास यूज होता है, जैसे कि एग्रीकल्चरल रेजिड्यू, पेडी, स्टेबल एंड बैम्बो. थर्ड जनरेशन एल्गे बेस्ड होता है, और जो फोर्थ जनरेशन होता है उनमें यूज होती हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स और ऑर्गेनिजम्स. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. With reference to the Chief of Defence Staff, यानी कि CDS in India, consider the following statements. So यहाँ पर भारत में जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ होते हैं उनसे संबंधित कुछ कथन दिए गए हैं जिन पर आपको विचार करना है. फर्स्ट स्टेटमेंट है, द CDS acts as the administrative head of all the three services and exercises direct operational command over them. Second statement है, the CDS serves as the permanent chairman of the chief of the staff committee. और third statement है, the Department of Military Affairs headed by the CDS is tasked with promoting jointness in procurement and training. और यहां पर आपसे करेक्ट स्टेटमेंट्स पूछी जा रही है. आपको बताना है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ से संबंधित यहां पर कौन से ऐसे स्टेटमेंट्स हैं जो कि करेक्ट हैं. और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी. सो यहां पर आपका सेकेंड और थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है, लेकिन फर्स्ट स्टेटमेंट इनकरेक्ट है. सो CDS की बात करें तो CDS इज first among equals and it does not exercise military command over the three service chiefs. आप यहां डिटेल में देख सकते हैं. The appointment of the Chief of Defence Staff was a landmark reform in India's higher defence management. So CDS is a first among equals and it does not exercise military command over the three service chiefs. The operational command remains with the respective service chiefs until the full transition to integrated theatre commands is achieved. CDS की बात करें तो it is the permanent chairman of the chief of the staff committee, a role previously held by the senior most service chief on a rotational basis. So the Department of Military Affairs was created within the Ministry of Defence to facilitate tri-service integration. And the DMA under the CDS focuses on rationalizing infrastructure, manpower, and promoting indigenous procurement through positive indigenization lists. So अभी हाल ही में the Government of India has appointed Lieutenant General N.S. Raja Subramani as the third Chief of Defence Staff, succeeding General Anil Chauhan.
इस वजह से ये जो पोस्ट है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की, ये हाल ही में काफी न्यूज में रही है। CDS is the highest ranking military officer in the Indian Armed Forces, serving as a vital institutional link between the military and the civilian political leadership. This post was created in December 2019, and the then Army Chief General Bipin Rawat was appointed as the first incumbent in January 2020. This post is a 4-star officer equivalent in rank to the 3 service chiefs but functions as the first among equals. और ये जो पोस्ट है ये कोई कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट नहीं है। तो ये जो पोस्ट है इसको क्रिएट किया गया है थ्रू अ कैबिनेट डिसीजन एंड सिट्स 12th in the Indian order of precedence. The CDS is appointed by the Appointments Committee of the Cabinet, which is chaired by the Prime Minister. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। The India-Myanmar-Thailand trilateral highway connects which of the following places? यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है भारत म्यांमार थाईलैंड त्रिपक्षीय राजमार्ग जो है वो निम्नलिखित में से किन स्थानों को जोड़ता है? आपके ऑप्शंस हैं इम्फाल, यंगून, बैंकॉक, मोरे, मांडले, मेशॉट, अगरतला, नेपिडा, बैंकॉक या फिर गुवाहाटी, मांडले एंड फुकेट। आपको बताना है इंडिया म्यांमार थाईलैंड ट्राइलेटरल हाईवे जो है वो किन प्लेसेस को कनेक्ट करता है। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। ये कनेक्ट करता है मोरे, मांडले और मेशॉट को। आप देख सकते हैं More in Manipur, India is the starting point of the trilateral highway and serves as an important border trade town with Myanmar. The highway passes through Mandalay, Myanmar's second largest city, making it a major transit and commercial hub on the route. And the highway terminates at Mayshot in Western Thailand, which is an important border town connecting Thailand and Myanmar. The project creates a land corridor between India and the Southeast Asia, improving movement of goods, services, and people. It is a flagship connectivity initiative under India's Act East policy aimed at strengthening economic and strategic ties with ASEAN countries. अभी हाल ही में ये न्यूज में रहा because the Indian government is strategically transforming the Northeast from a security-centric borderland into a critical mineral and industrial powerhouse. By integrating infrastructure, border management, and peace building, the Ashtalakshmi region is evolving into the essential anchor of India's Act East Policy 2014 and long-term resource security framework. ये जो इंडिया म्यांमार थाईलैंड ट्राइलेटरल हाईवे है, इट इज अ 1360 किलोमीटर रीजनल कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट जो कि लिंक करता है मणिपुर के मोरे को मेशॉट जो थाईलैंड का है उस प्लेस को। ये 3 देशों से होकर के गुजरता है, इंडिया, म्यांमार और थाईलैंड। It aims to boost trade, tourism, and economic integration within the ASEAN-India Free Trade Area. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। According to the SIPRI Yearbook 2026, how many nuclear warheads is India estimated to have in its arsenal as of early 2026? यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है सिप्री की 2026 की जो वार्षिक रिपोर्ट है उसके अनुसार वर्ष
2026 की शुरुआत तक भारत के शस्त्रागार में अनुमानित रूप से कितने परमाणु हथियार हैं? आपके ऑप्शंस हैं 162, 190, 620 या फिर 4012। आपको बताना है अकॉर्डिंग टू सिपरी ईयरबुक 2026 एज ऑफ अर्ली 2026 भारत के पास कितने न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं? और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। सो ये संख्या है 190। आप देख सकते हैं The Stockholm International Peace Research Institute released its Yearbook 2026 on 8th of June 2026, detailing the expansion of nuclear arsenals globally. So, SIPRI estimates that India's nuclear arsenal grew to approximately 190 warheads by early 2026, widening its lead over Pakistan. साथ ही 162 जो फिगर है इसकी बात करें तो दिस रिप्रेजेंट्स द टोटल नंबर ऑफ कंट्रीज आइडेंटिफाइड as recipients of major arms during the 2021 to 2025 period. And then 620 figure is ये शो करता है that the estimated number of warheads in China's arsenal which increased from 600 during the year. And then 4012, this figure represents the estimated number of stockpiled warheads deployed with operational forces globally. साथ ही इस रिपोर्ट के अनुसार अगर हम और बात करें तो इंडिया का जो मिलिट्री एक्सपेंडिचर है वो पहुंच गया है $92.1 बिलियन इन 2025 एंड 8.1% इंक्रीज फ्रॉम द प्रीवियस ईयर. And India is ranked as the world's fifth largest military spender, trailing the USA, China, Russia, and Germany. And India was the second largest importer of the major arms in 2021 to 2025 period, accounting for 8.2% of the global import. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. Which country finished at the top of the medal table at the inaugural World Yogasan Championships held in Ahmedabad in June 2026? So यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है जून 2026 में अहमदाबाद में आयोजित जो प्रथम योगासन चैंपियनशिप है उसकी पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर कौन सा देश रहा है? आपके ऑप्शंस हैं जापान, नेपाल, इंडिया या फिर उज्बेकिस्तान. और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी. सो प्रथम स्थान पर जो कंट्री रही है वो रही है भारत. So India dominated the inaugural World Yogasan Championships, which concluded in Ahmedabad, Gujarat on 8th of June 2026. So India finished first in the medal standing with a total of 114 medals, including an impressive 102 gold medals. Japan secured the second position on the medal table, finishing with 3 gold, 3 silver, and 5 bronze medals. Argentina took the third spot primarily through the performance of Nabila Baraja, who won 2 gold and 3 silver medals. Uzbekistan secured the fourth spot mentioned in the tally with 25 medals. And then there is Nepal, finished fifth in the standing, but it was the second most successful country in the terms of total medals won. तो आप ध्यान रखेंगे पहली बार आयोजन किया गया है वर्ल्ड योगासन चैंपियनशिप का. इसका आयोजन हुआ है अहमदाबाद गुजरात में. और मेडल टैली के अनुसार अगर हम टॉप 5 कंट्रीज की बात करें तो ये कंट्रीज हैं इंडिया, जापान, अर्जेंटीना, उज्बेकिस्तान एंड नेपाल.
So a total of 522 athletes from 79 countries participated in the championship. And out of 79 participating nations, 31 countries won at least one medal, while 10 nations managed to claim at least one gold medal. और ये जो इवेंट है, इट वाज सपोर्टेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष एंड स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द नेशनल SC/ST हब स्कीम वाज लॉन्च्ड बाय विच मिनिस्ट्री? यहां पर आपसे पूछा जा रहा है राष्ट्रीय अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति केंद्र योजना जो है ये किस मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई है? आपके ऑप्शंस हैं मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट या फिर मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। सो मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस ने लॉन्च किया है ये स्कीम, नेशनल SC/ST हब स्कीम। और इस स्कीम को लॉन्च किया गया है 2016 में। सो अभी हाल ही में इसके 10 इयर्स कंप्लीट होने को हैं, जिस वजह से ये न्यूज में रही है। आप देख सकते हैं द नेशनल SC/ST हब स्कीम इज प्लेइंग अ सिग्निफिकेंट रोल in advancing the vision of Viksit Bharat at the rate 2047 through the empowerment of marginalized entrepreneurial communities. So the scheme was launched in October 2016 by the Ministry of MSME and it aims to empower scheduled caste and scheduled tribe entrepreneurs. ये जो स्कीम है ये प्रमोट करता है इंटरप्रेन्योरशिप बाय प्रोवाइडिंग सपोर्ट इन एरियाज सच एज कैपेसिटी बिल्डिंग, technology upgradation, market access, financial assistance, and participation in public procurement. So it seeks to increase the participation of SC/ST owned enterprises in government procurement and business opportunities. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सैपलिंग डायलॉग 2026 यानी कि साउथ एशियन पॉलिसी लीडरशिप फॉर इंप्रूव्ड न्यूट्रिशन एंड ग्रोथ, ये जो डायलॉग है इसको 2026 में भारत के किस शहर में इनॉग्रेट किया गया है? यहां पर आपसे सैपलिंग डायलॉग के बारे में पूछा जा रहा है कि 2026 में इसका उद्घाटन भारत के किस शहर में हुआ है? आपके ऑप्शंस हैं चेन्नई, बेंगलुरु, वाराणसी या फिर अहमदाबाद। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। सो इसका आयोजन किया गया है अहमदाबाद, गुजरात में। आप ध्यान रखेंगे अभी पीछे हमने क्वेश्चंस में देखा कि जो वर्ल्ड चैंपियनशिप है यानी कि योगासन चैंपियनशिप, उसका आयोजन भी किया गया है अहमदाबाद, गुजरात में। और पहली बार इस तरीके की कोई चैंपियनशिप है जिसका आयोजन किया गया है। आप यहां डिटेल में देख सकते हैं। सो सैपलिंग यानी कि साउथ एशियन पॉलिसी लीडरशिप फॉर इंप्रूव्ड न्यूट्रिशन एंड ग्रोथ डायलॉग 2026, इट वाज इनॉग्रेटेड बाय द यूनियन मिनिस्टर चिराग पासवान इन अहमदाबाद, गुजरात in June 2026. So this dialogue is jointly organized by the Ministry of Food Processing Industries and the World Bank Group-led Sapling Initiative. So this initiative aims to promote food processing-led employment generation, sustainable growth, food security and regional cooperation across South Asia. तो आप ध्यान रखेंगे 2026 का जो सैपलिंग डायलॉग है उसका आयोजन किया गया है अहमदाबाद, गुजरात में। और इस डायलॉग को इनॉग्रेट किया है यूनियन मिनिस्टर चिराग पासवान ने। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
Which state government has launched Project Ganga to ensure last mile digital connectivity in rural areas? यहां पर आपसे पूछा जा रहा है कौन सा राज्य सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में अंतिम छोर तक डिजिटल कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने के लिए प्रोजेक्ट गंगा की शुरुआत की है। आपके ऑप्शंस हैं उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या फिर गुजरात। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। सो हाल ही में प्रोजेक्ट गंगा की शुरुआत की है उत्तर प्रदेश राज्य ने। आप देख सकते हैं द उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट रिसेंटली लॉन्च्ड प्रोजेक्ट गंगा टू इंश्योर लास्ट माइल डिजिटल कनेक्टिविटी इन रूरल एरियाज। So the project aims to expand access to digital education, telemedicine, e-governance, skill development, and technology-based employment opportunities. Under the initiative, a statewide network of digital service providers will be established. So the government plans to provide high-speed internet connectivity to nearly 20 lakh families across the state. And the initiative is expected to generate over 1 lakh direct and indirect employment opportunities. तो आप ध्यान रखेंगे हाल ही में न्यूज में रहा ये जो प्रोजेक्ट गंगा है ये उत्तर प्रदेश जो सरकार है उसका इनिशिएटिव है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। With reference to the Securities and Exchange Board of India, consider the following statements. So यहाँ पर भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड जो है उससे संबंधित कुछ कथन दिए गए हैं जिन पर आपको विचार करना है। फर्स्ट स्टेटमेंट है सेबी रेगुलेट्स द सिक्योरिटीज मार्केट इन इंडिया एंड प्रोटेक्ट्स द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स। Second statement है SEBI is considering reforms related to IPO price discovery mechanisms and stock brokers capital adequacy requirements. And the third statement is SEBI is the sole authority responsible for regulating government securities and monetary policy in India. और यहां पर आपसे करेक्ट स्टेटमेंट्स पूछी जा रही है। आपको बताना है सेबी से संबंधित यहां पर कौन से ऐसे स्टेटमेंट्स हैं जो कि करेक्ट हैं। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। सो यहां पर आपका फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है और जो थर्ड स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट है क्योंकि जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज और मॉनेटरी पॉलिसी है वो प्राइमरली रेगुलेट की जाती है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। आप देख सकते हैं So SEBI is the statutory regulator of India's security market and it aims to protect investors' interest and promote the orderly development of the securities market. So SEBI is currently examining reforms related to IPO practice discovery, stock brokers' net worth requirements, research analyst regulations, mutual fund liquidity management, and corporate bond market development. सो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज और मॉनेटरी पॉलिसी की बात करें तो ये प्राइमरली रेगुलेट किए जाते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। सेबी रेगुलेट्स द सिक्योरिटीज मार्केट बट इट इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द मॉनेटरी पॉलिसी। सो सेबी की बात करें तो ये एक स्टेट्यूटरी बॉडी है जिसको स्टैब्लिश किया गया on 12th of April 1992 in accordance with the provisions of the Securities and Exchange Board of India Act 1992. So इसके functions की बात करें तो the functions of SEBI is to protect the interest of investors in securities and to promote and regulate the securities market. सेबी का जो हेडक्वार्टर है उसकी बात करें तो इसका हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र में और वर्तमान समय में सेबी के चेयरपर्सन हैं तुहिनकांत पांडा।
और इसकी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। तो आज के करंट अफेयर सेशन में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।